इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है तो बहुत सारी छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती हैं। जो इंश्योरेंस करवाने वाला है उसको पता भी नहीं होता कि मैं किस चीज पे साइन करने जा रहा हूँ। आपने पिज्जा डिलीवरी का सुना होगा 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, तो वो कहाँ से देते हैं पैसे? बहुत सारे स्टार्टअप मैंने देखे हैं जो इन्हीं कारणों से बंद हो जाते हैं। वो क्लेम भी बहुत बड़े बड़े लगाती है, 200 करोड़ 300 करोड़। इंश्योरेंस कंपनी तो ये चाहेगी कि भी उसकी नेग्लिजेंस आ जाए सामने, ताकि उसको क्लेम ना देना पड़े। जो एक पॉलिसी कंडीशंस है वो ये कहती हैं कि 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर अंदर आपको हमारे को इन्फॉर्म करना है। ये तो इमरजेंसी है, किसी भी टाइम इसके साथ क्रिएट हो सकती है। आजकल ऑनलाइन कंपनियां बहुत आ गई हैं, लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस का ना बेसिक फंडामेंटल यही है, एक्ट एज इफ यू आर अनइंश्योर्ड। कुछ हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी पॉलिसीज होती हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किस्से कामयाबी के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट की फील्ड में काफी लंबा अनुभव रखते हैं और जिनको अपने काम की गहरी समझ है। मिलिए गगन सेठ जी से। गगन जी कई सालों से इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, एनपीएस, डीमेट सर्विस और पुराने शेयरों के झगड़ों को सुलझाने जैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग भी ली है। वो वेल्थ मिल फाइनेंशियल सर्विसेज और एनजे इंडिया इन्वेस्ट के साथ भी काम करते हैं। साथ ही बीएनआई ऑपलेंस चैप्टर के एक्टिव मेंबर भी हैं और पिछले 20 सालों से एजीई फेबटेक्स इंडिया के डायरेक्टर भी हैं। आज के इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि स्टार्टअप के लिए इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और कैसे इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़ी छोटी छोटी चीजें एक स्टार्टअप और उसके फाउंडर्स को बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आने के लिए। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हर बार की तरह मुकेश सिंगला जी भी हैं जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं। तो सबसे पहले गगन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्टार्टअप से या वैल्यूएशन से आप इंश्योरेंस को कैसे कनेक्ट करना चाहेंगे? पहले तो यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टार्टअप्स क्या, हर एक के लिए ही इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस जो है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है पूलिंग ऑफ फंड्स। और ये आज से नहीं, महाभारत काल से इसके शुरुआत जो है नज़र आती है। अगर हम, मेरी नॉलेज में जो है वो आप समझिए युधिष्ठिर जी का जो उनका साम्राज्य था, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि पूरे साम्राज्य में वो एक अपना रिजर्व बना के चलते थे। तो कहीं पे भी कोई आपदा आए या कुछ आए तो उस गाँव को या उस कस्बे को, उनको वो बाकी लोग सपोर्ट करते थे। लोग कहते हैं जी ये कॉन्सेप्ट बाहर से आया या इंश्योरेंस बाहर की चीज़ है ना, बाहर की चीज़ नहीं है। सब कुछ एंशिएंट इंडिया से ही शुरू हुआ है। स्टार्टअप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव क्या आता है, कहीं पे इन्फ्रिंजमेंट आ गई, उनके ऊपर कोई पेटेंट का किसी ने क्लेम कर दिया, अच्छा, या कहीं पे उनके ऊपर कोई इंडेमनिटी क्लेम लगा दिया, अच्छा, तो वो शुरुआत में शुरू होने से पहले ही ना उनको दबाया जाता है। और जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्लेम भी बहुत बड़े बड़े लगाती है, 200 करोड़ 300 करोड़, क्योंकि कहीं पे भी उनको ट्रेडमार्क का इनके राइट्स होते हैं, वो राइट्स के ऊपर क्लेम लगा देते हैं। तो उनके वो क्लेम को वकील से निपटवाएं या कुछ करें तो वो सब जो खर्चे हैं वो स्टार्टअप को बहुत दबा देते हैं। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। अच्छा, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब जैसे हम गाड़ी लेते हैं, इंश्योरेंस करवा के शोरूम से बाहर निकालते हैं, तो ऐसे ही अगर आप कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको एक जनरल इंश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, वो लेके ही अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। एक स्टार्टअप है, एक जनरल बंदा भी है, वो ये बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार किस कंपनी से इंश्योरेंस लूं। सरकारी कंपनियां बेटर हैं जैसे ओरिएंटल हो गया, या प्राइवेट कंपनियां बेटर हैं? क्योंकि जो डेटा मैंने देखा था उसमें प्राइवेट कंपनियां काफ़ी पीछे हैं अपने इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने में। तो आप क्या राय देंगे इस मामले में कि प्राइवेट में जाना बेटर है, या प्राइवेट में जाने से प्राइवेट में भी कौन बेटर है, सरकारी में जाना बेटर है, क्या मतलब इस बारे में? सर वैसे तो ना इंश्योरेंस मार्केट जो है वो IRDAI के साथ रेगुलेटेड है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना नाम जो है वो खराब नहीं करना चाहती है, चाहे वो सरकारी हो, PSUs हो या वो प्राइवेट हो। दूसरा, जब IRDAI के साथ ये एसोसिएटेड होती है तो इनके पास जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके पास एक राइट आ जाता है कि वो अपने बात को कंटेस्ट कर सकती है, आगे ओम्बड्समैन में जा सकती है, ओम्बड्समैन के बाद आगे मतलब उसको अपील कर सकती है कोर्ट में भी। तो इनके पास कई तरीके होते हैं। तो ओम्बड्समैन जो है वो ज़्यादातर कंज्यूमर के फेवर में ही फैसला देती है, यूजुअली ये देखा गया है। बट उनको
अकॉर्डिंग टू जो भी पॉलिसी कंडीशंस है उनको दिमाग में रख के, उनको सामने रख के, तो देयर आर स्पेशल कोर्ट्स फॉर सेटलिंग इंश्योरेंस क्लेम्स। तो सबसे पहला तो ये आ जाता है कि आपको राइट टू बी एड्रेस्ड है, रिड्रेसल का आपके पास राइट है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आप कहें कि प्राइवेट और सरकारी में कौन सी बढ़िया है, आज की डेट में इसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। रूल्स सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। रूल्स किसी के अंदर कोई फर्क नहीं है। कोई भी कंपनी अपने लिए कोई स्पेशल रूल नहीं बनाती। सब IRDAI की गाइडलाइंस के अंदर ही चलते हैं, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो। कुछ टेलर मेड पॉलिसीज होती हैं जहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, बट मोर और लेस सबके अंदर जो एक क्लॉजेज है वो सेम ही है। दूसरा जो आपका इसमें सवाल था वो था क्लेम्स रेशो को लेके, कि लोगों ने अपनी परसेंटेज दे रखी होती है कि हम इतने % सेटल करते हैं और हम इतने % सेटल करते हैं। वो जो डेटा है वो भी IRDAI ही रिलीज करता है, क्योंकि उनके पास जितना भी ये डेटा है वो कंपनीज को देना मैंडेटरी है। इसके अंदर 2 तरीके के डेटा होते हैं, एक होता है क्लेम सेटल्ड रेशो, एक होता है क्लेम्स पेड रेशो। तो वो भी एक एडेड फैक्टर होता है, आपको कंपनी चूज करने में जो हेल्प करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट्स कम होते हैं कि वो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करे। वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं कंज्यूमर या जो क्लाइंट है उसी की लापरवाही की वजह से ही क्लेम जो है वो खराब होता है। तो क्लाइंट सबसे पहले अपना जो प्रपोजल फॉर्म भरता है वहाँ पे कोई ना कोई डिस्क्लोजर देना भूल जाता है, या डिस्क्लोजर को जान के डिस्क्लोज नहीं करता। जैसे मान लो अगर मेरी आज कोई हेल्थ कंडीशन है, मैं BP की गोली लेता हूँ, तो BP की गोली लेने के बाद मैं बताता नहीं हूँ आगे कि भाई ठीक है BP की गोली तो नॉर्मल है, आजकल हर कोई लेता है, तो मैंने लिखा नहीं अपने प्रपोजल फॉर्म में। आगे अगर मेरा कोई क्लेम आ गया, वहाँ पे डॉक्टर ने लिख दिया कि हाँ जी ये इनको तो BP की पुरानी प्रॉब्लम है, तो वो क्लेम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगा ही होगा। तो इस चीज़ के अंदर तो इस वजह से क्लेम्स जो है रिजेक्ट होते हैं। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि आपने जो काम किया उसमें आपने ये दिखाया कि भाई मेरी तो इंश्योरेंस है, तो मुझे क्या जरूरत है कुछ एक्शन लेने की, नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी भुगत लेगी। तो इंश्योरेंस का ना बेसिक फंडामेंटल यही है, एक्ट एज इफ यू आर अनइंश्योर्ड। ओके, ठीक है कि नहीं? ओके। तो हालांकि आपके पास इंश्योरेंस है, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, पर आपको उसको बचाने के या लॉस मिनिमाइज करने का पूरा जतन करना है। बिल्कुल। पुलिस को, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है, उसमें जो भी फायर सिलेंडर्स वगैरह हैं उनको बचाने की कोशिश करनी है, या अगर कोई सामान जो है जो बच सकता है उसको बचाना है, तो वो सब काम आपका ही है। बिल्कुल। अगर कंपनी को ये लगता है कि नहीं यहाँ पे लापरवाही आपकी है जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है, तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। अब सेम वे वो चाहे PSU हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पे क्लॉज सेम। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एक्ट करना है ऐसे कि आप इंश्योर्ड नहीं हो। ये आपने बात बहुत बढ़िया बताई है। तीसरा पॉइंट है वो, आप अगर इंफॉर्मेशन कंपनी को लेट देते हैं तो, जैसे अगर हम अभी जनरल केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने कंपनी को 24 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बताया तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। अच्छा, ओके। या उसके ऊपर वो रिइंबर्समेंट में डालती है। लेकिन मान लो किसी पर्सन की तबीयत खराब होती है, वो ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि इंश्योरेंस पॉलिसी को इंटीमेट करे, क्योंकि ये तो इमरजेंसी है, किसी भी टाइम किसी के साथ क्रिएट हो सकती है, तो वो उसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है? वैसे तो हॉस्पिटल आपसे जब बिल मांगता है के साथ साथ ही वो आपसे आपकी पॉलिसी की डिटेल्स मांग लेता है। अगर मान लो ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस है या कुछ है, तो कंपनीज वहाँ पे एक्सक्लूजन भी देती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं समझती। इफ देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर डिले देन इट इज़ टेकन अप। बट क्या है कि जो एक पॉलिसी कंडीशंस है वो ये कहती है कि 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर अंदर आपको हमारे को इन्फॉर्म करना ही करना है। वो कोई भी कर दे, चाहे वो हॉस्पिटल कर दे, चाहे आपका कोई रिश्तेदार कर दे, चाहे आपका एजेंट कर दे, चाहे आप किसी से भी मैनेज करवाओ, एक ईमेल या एक फ़ोन या एक कॉल सेंटर पे फ़ोन या एनीथिंग, आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंची होनी चाहिए उनके पास। डिटेल्स डजंट मैटर। तो इसकी हायरार्की क्या होती है? अगर मान लो एक बार आपका किसी भी इंश्योरेंस केस में जी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो अब क्या उसके पास रेमेडीज है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप उसी कंपनी से आप बात करें, उनका नोडल ऑफिसर्स होते हैं, ग्रीवेंस सेल्स होते हैं। अच्छा। आप पहले उन कंपनी में बात करें, वहाँ पे अगर आपको रिड्रेसल नहीं मिलता तो 15 दिन के बाद आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन लगती है, तो ऑनलाइन ही आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। कई बार फिजिकली भी अपीयर होना पड़ता है, तो वो हर एरिया में, हर स्टेट में आपके पास ओम्बड्समैन का ऑफिस है। अच्छा। ओम्बड्समैन से भी अगर आप खुश नहीं है तो आप कंज्यूमर
कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसकी अपने रूल्स हैं, फिर उसके बाद उसका स्टेट कमीशन आती है, स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कमीशन आती है। अच्छा, इन केस अगर नेशनल कमीशन में भी आपका नहीं होता और उसके आगे भी आप जाना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। ओके। नेशनल कमीशन इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। एक नया स्टार्टअप कौन कौन सी पॉलिसी तो वो ले सकता है, और पॉलिसी में क्या क्या टर्म्स का वो ध्यान रखे जिससे उसको बाद में क्लेम के लिए या अपने बिजनेस को रन करने में कोई चैलेंज ना आए? स्टार्टअप्स भी ना दो तरीके के होते हैं, जो हमने देखा है हमारे पास जिस तरीके के केसेस आते हैं। तो कोई स्टार्टअप्स होते हैं वो कैश रिच होते हैं, कोई स्टार्टअप्स होते हैं जो कैश डिप्राइव्ड होते हैं। तो जो कैश डिप्राइव्ड होते हैं उनके पास तो सबसे बढ़िया यही है कि वो एक कमर्शियल पब्लिक लाइबिलिटी जो पॉलिसी है वो ले लें, कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी पॉलिसी बोलते हैं उसको, वो ले लें, जिससे कि उनके थर्ड पार्टी के जितने भी क्लेम्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। उसमें अमाउंट ऑफ क्लेम होता होगा कोई ना कोई फैक्टर, तो वो डिसाइड कैसे होता है कंपनी की टर्नओवर से, या कि क्या फैक्टर होते हैं जिस हिसाब से उसको डिसाइड कर ले कि हमें इतने अमाउंट की पॉलिसी लेनी करेक्ट। है? तो वो आपके पास या तो कोई आपकी ऑर्डर बुक हो या आपका पुराना रेवेन्यू, उसके मल्टीपल में देते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनीज कंडीशन। आपका प्रपोजल जाता है कि मुझे 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का सम इंश्योर्ड चाहिए। कंपनीज रिव्यू करती है कि इनको इतना जो सम इंश्योर्ड है वो क्यों चाहिए, या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो फिर वो काउंटर प्रपोजल जाता है। काउंटर प्रपोजल जाने के बाद अगर वो ओके होता है तो वो पेमेंट हो जाती है, और अगर नहीं होता तो फिर उसके अंदर नेगोशिएट होता है कि भाई हम इतना नहीं दे सकते, हम इतना दे सकते हैं। तो इसका कवर पीरियड इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है आपकी? जी जी जी, जिस दिन आपकी पॉलिसी इशुएंस होती है उसी दिन से सब कुछ ये शुरू हो जाता है। और इसके अंदर अगर मान लो आपका कोई पुराना क्लेम भी उठ के आता है कि भाई कोई ऐसा एक्ट जो कि आपने पहले किया बट क्लेम आपका अब आया, आपको नहीं पता था उसके बारे में कि पहले इस पे कोई क्लेम आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो भी इसके अंदर कवरेज के इसमें प्रावधान है। तो ये पॉलिसी मतलब स्टार्टअप के नाम से होती है या फाउंडर के नाम से होती है? स्टार्टअप किसी न किसी कंपनी के फॉर्म में चल रहा होगा, ओपीसी होगी, एलएलपी होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, तो उसके कंपनी के नाम से ही बनती कंपनी है? के नाम से। कंपनी के नाम से बनती जी है। जी जी, कंपनी के नाम से बनेगी, क्योंकि अगर कोई लिटिगेशन आएगी तो भी वो उसी कंपनी कंपनी के नाम से आएगी। तो इसके बाद अगर वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर रही है तो वो साइबर अटैक की इंश्योरेंस ले सकते हैं सर। अच्छा। उसके बाद अगर हम आए तो वो इंडेमनिटी पॉलिसी ले सकती है। जैसे मान लो बीपीओज है, जिस तरीके से आप लोग भी करते हैं कि आप अपना लोगों का डेटा लेते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं, उनकी रिटर्न वगैरह का काम करते हैं, तो डेटा ब्रीच के लिए ये पॉलिसी यूज होती है। अच्छा। इंडेमनिटी पॉलिसी। कल को किसी कस्टमर ने आपके ऊपर क्लेम डाल दिया कि नहीं जी मेरा तो इनसे मैंने डेटा दिया था और वो डेटा ब्रीच हो गया, अब मेरा डेटा लॉस हो गया, उसकी वजह से मुझे इतने का नुकसान हो गया। तो अगर कोर्ट ये कहता है कि नहीं जी हेमंत जी से ये प्रॉब्लम हुई है, इनके ऑफिस से प्रॉब्लम हुई है, चाहे किसी भी एम्प्लॉय ने करी हो, तो वो उसके अंदर कवर होती है। तो ये पॉलिसी अलग है डेटा ब्रीच वाली? जी, उसको वो जनरल वाले में कवर नहीं होती? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कहने का वो इंडेमनिटी पॉलिसी है। एक इंडेमनिटी पॉलिसी हो गई जी, एक आपकी साइबर वाली पॉलिसी हो गई, एक जनरल वाली हो गई। इसके साथ एक और भी बात, जैसे बात चली तो एक और चीज़ आ गई। जितने भी स्टार्टअप्स हैं या जो आज की डेट में कंपनीज यहाँ पे रन कर रही है, वो ज़्यादातर अपने सामान जो है लीज पे लेती है। चाहे फर्नीचर है, चाहे उनके इक्विपमेंट्स हैं, लैपटॉप्स है, कुछ भी है, वो सब एसी है, वो सब लीज पे लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर उनके ऑफिस में कहीं पे कोई फायर का इंसिडेंट हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो सकता तो उनको तो ये सारा सामान अपने वेंडर को सही हालत में देना है, है। तो वो कैसे देंगे? उनका तो वो नुकसान भर भी नहीं पाएंगे। तो उसके अंदर उनको फायर इंश्योरेंस भी मैंडेटरी हो जाती है कि ऑफिस के लिए वो फायर इंश्योरेंस है। अच्छा, तो फायर इंश्योरेंस में मतलब जो रेंटेड इक्विपमेंट वगैरह हैं वो सब भी कवर हो जाएंगे? जी, वो गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट के नाम पे आते हैं। अच्छा। तो गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट के अंडर अगर वो उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो आ जाता है। वो एक इनका एग्रीमेंट साथ में लग जाता है, मतलब वो पेपर वर्क है उसके अंदर जी। सिंपल सा है कि आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आप अपना पेपर वर्क पूरा दें, फोटोग्राफ्स पूरी दें, तो वो काम है। सही है, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। मतलब एक स्टार्टअप के लिए इंश्योरेंस कितना मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप मैंने देखे हैं जो इन्हीं कारणों से बंद हो जाते हैं कि अब स्टार्टअप सोच के किया, कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया काम, पता लगा 2-4 लोगों ने उसको कुछ क्लेम डाल दिया, ट्रेडमार्क का डाल दिया, इसने सोचा अभी बंद करो यार, ये तो बसूड़ी हो गई कुछ। बट जैसे एक एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अब मान लो स्टार्टअप करा, किसी ने शुरू किया, कोविड आ गया बीच में, और मैं तो जानता हूँ ना कोविड में बहुत सारे क्या मैक्सिमम स्टार्टअप 99% 90% स्टार्टअप ढह गए। तो
ऐसे में भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज आती है तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी अगर आपने कोविड का ही नाम लिया तो कोविड का एग्जांपल दे देते हैं। इसके अंदर एक पॉलिसी आती है लॉस ऑफ बिजनेस की। अच्छा। तो लॉस ऑफ बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर आप अपना देते हैं कि हमारा अगर इतने % से कम काम होता है तो वी आर एट लॉस ऑफ बिजनेस, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करे। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो इसके अभी क्लासिक एग्जांपल आपका पीवीआर है। हाँ कोविड के अंदर सिनेमाज बिल्कुल बंद थे, ठीक है। उनका काम बिल्कुल नहीं था। ओके। थैंकफुली उनको किसी समझदार आदमी ने ये पॉलिसी सजेस्ट कर रखी थी, और बाकी सब तो अपने बिजनेस लॉस के लेके सिर पे हाथ रख के बैठे थे, बट पीवीआर वाले बल्ले बल्ले कर रहे थे। ओ, ये मैं आपसे मुझे सुन रहा हूँ, अगर ऐसा है हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप क्लासिक एग्जांपल्स की बात करें तो आपने पिज्ज़ा डिलीवरी का सुना होगा, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। वो कहाँ से पैसा देते हैं? अगर मान लो 30 मिनट्स में फ्री नहीं आता, ठीक है, तो वो कहाँ से देते हैं पैसा? वो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है? जी, लॉस ऑफ बिजनेस का एक पॉलिसी है अच्छा। जो कि उन्होंने ले रखी है। वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं दंड देते कि भाई एम्प्लॉय तुमने गलत लेट डिलीवरी करी तो तुम्हारी तनख्वाह से काट लेंगे। वो ऐसा नहीं करते। उसका भी जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी भरती है। सो दे हैव गॉट दैट टेलर मेड पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ बिजनेस। ग्रेट। मतलब एक्चुअली आप जहां पर भी नुकसान हो सकता है, आप अगर पहले से अंदाजा लगा सकते हो, और तो आप उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी अगर खोजने जाएं, आप जरूर अपने एजेंट से बात करें जो फ्यूचर में आपके डर हैं, इंश्योरेंस उसको कवर कर सकता है। और बहुत तरीके की पॉलिसी होती हैं। हम गगन जी से आगे और जानेंगे इन पॉलिसीज के बारे में। गगन जी, एक चीज मुझे और जाननी है, मतलब एक कुछ हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी पॉलिसीज होती हैं क्या? जैसे हम लोग भी एक प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आज की डेट में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं भी साइन करता है तो उसको एक डर रहता है कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। या इवन आज की डेट में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपना काम खुद तो करता नहीं है, कोई ना कोई उनकी टीम होती है, काम कर रही होती है। तो ऐसे में कई बार क्लाइंट्स का इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि मेरी रिटर्न गलत फाइल हो गई थी, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मेरा लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, मेरे को इतना लॉस हो गया, वो हो गया। अब एक नॉर्मल प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो भी प्रोफेशनल हैं, इवन डॉक्टर वगैरह भी हैं, सारे प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, लेकिन सारे काम वो नहीं करते, लेकिन उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। मतलब जिम्मेदार तो ठहराया जा सकता है उनको अपने स्टाफ के काम को लेकर, उनकी कंपनी के काम को लेकर, या कहीं सर्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो ऐसे में क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं जो इनको इससे बचा लें? तो इसको हम अगर समराइज करें तो ये हो गई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। अच्छा, अगर बोले अच्छा अच्छा, तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी आती है। ओके। तो ये आपने जैसे सही बोला कि डॉक्टर्स के लिए कैसे होता है, तो ये डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल रहती है। तो इन सब के एक रेवेन्यू पार्ट होता है कि भी हम आपसे आइडिया लेते हैं कि आपका लास्ट ईयर रेवेन्यू कितना था, उससे पहले साल कितना था, आगे अगले साल कितना होगा। तो उसके बेसिस पे हम एक फिगर पे पहुंचते हैं कि आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत हो सकती है या आप कितने इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। इसके अंदर भी वही है, अगर आप ऑनेस्ट मिस्टेक है, कोई गलती हो गई है, तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी। और अगर कोई लॉ ब्रीच है मेजर, जैसे अब अगर हम बात करें कि आप सीए हैं और आपने कहीं कोई पीएमएलए के अंडर कोई फ्रॉड कर दिया, तो कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं भरेगी। अच्छा। आप पीएमएलए के अंडर अगर आप ट्रायल हो रहा है तो वो ना तो लॉयर फीस देगी, ना वो आपको कोई उसके अंदर क्लेम देगी, वो क्लॉज क्लियर है। बट हाँ, कहीं पे भी अगर आपका और कुछ ऐसा आता है तो जब तक अनटिल प्रूवन गिल्टी कंपनी आपको पैसे देती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन मेनली ध्यान देनी होती है, जिस वक्त आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई क्लेम आने वाला है, डोंट वेट फॉर एनीथिंग कि मैं लॉयर को हायर कर लूँ, अपने लॉयर को हायर कर लूँ, देख लेता हूँ, कर लेता हूँ ना। आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना है, वो आपके साथ आगे लीगल कोर्स में आपके साथ चलेगी। अच्छा। चाहे वो लॉयर डिसाइड करना है, चाहे उन्होंने अपनी टीम डिसाइड करनी है, चाहे आपको गाइड करना है। अच्छा। तो वो हर स्टेप पे आपको गाइड करेगी। लेकिन गगन जी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी तो ये चाहेगी कि भाई उसकी नेग्लिजेंस आ जाए सामने,
ताकि उसको क्लेम ना देना पड़े। सर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक तो नेग्लिजेंस आएगी नहीं ना। नहीं, बेसिकली जैसे हम इस पे एक मूवी भी आई थी, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। तो बेसिकली उसमें इंश्योरेंस कंपनी का यही था कि भाई हम अपनी स्किन को कहीं ना कहीं हम सेव कर लें, जी और ये जो हमें अपना पर्सनल क्लेम ना देना पड़े इंश्योरेंस कंपनी को, चाहे वो बाकी कुछ ही हो जाए। अब देखिए जितना भी है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में है। अब रिटर्न डॉक्यूमेंट में अगर लिखा हुआ है कि इस चीज़ का क्लेम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब वो ब्लैक एंड वाइट में है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई ग्रे एरिया है कि हाँ जी इसका मिलेगा और इसका नहीं मिलेगा और कंपनी कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि बिल्कुल लीगल टर्म्स है। तो अगर मिलेगा तो वो रिटर्न है और अगर नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है तो बहुत सारी छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती हैं, जी जो मतलब क्लेमेंट या मतलब जो इंश्योरेंस करवाने वाला है उसको पता भी नहीं होता कि मैं किस चीज़ पे साइन करने जा रहा हूँ। जी 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 और वो एक आम इंसान या कोई एक स्टार्टअप या कोई एक बिजनेस, वो कहीं ना कहीं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता कि वो उसको समझ पाए, कर पाए। जी और बाद में नॉर्मली इस तरीके के खोट निकाल के कि ये कवर था, ये नहीं कवर था या ऐसा था, डिससेटिस्फेक्शन माइंड में रहता ही है। सर बेसिकली क्या है कि जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सब आपको हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में देने के लिए होती है। अब जैसे आपने अभी बोला कि भी इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि वो क्लेम ना दे। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो अब आज एक इंडिविजुअल नहीं रह गई है या कोई एक लाला का दुकान नहीं रह गई है कि वहाँ पे वो कंप्लायंसेस के अंडर बंधी हुई है। आज अगर वो किसी गलत काम की वजह से या गलत इंटेंशन की वजह से इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती और ओम्बड्समैन में उनको ये प्रूव हो जाता है या कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि नहीं इन्होंने ये क्लेम जेन्युइन था और ये इन्होंने नहीं दिया, तो इनको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता है एडिशनल। तो उनके ऊपर वो पेनल्टी की तलवार हमेशा लटकी रहती है और कंप्लायंसेस की तलवार भी लटकी रहती है। तो आप समझो कि हर एक चीज़ में उनको कंप्लायंस फॉलो करना है, वो उनका केआरए का पार्ट है। अगर वो उन्होंने फॉलो नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि वो जस्टिफाइड हो जाएंगे या अपना खर्चा बचा लेंगे तो वो उनको जीत मिल जाएगी, बाद में उसको उससे बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम करते हैं जी तो जनरली स्टार्टअप्स को तो एक फंडिंग के लिए रहता है कि भाई हमें फंड मिल जाए, तो उनको फंड मिल जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पार्क हो जाते हैं। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताइए जिससे वो फंड्स का इफेक्टिव यूज़ कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सके। बहुत बढ़िया, ये एक सीए से ही सवाल आ सकता था। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स जो है उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको शुरू होते तकरीबन 2 से 3 साल 4 साल लगते हैं रेवेन्यू आते। उससे पहले उनके पास फंडिंग्स आई होती हैं। तो मैं तो इस तरीके से कुछ स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा हूँ जो कि अभी 6 महीने में हुए हैं और उनके पास मतलब करोड़ों रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो उनको फंडिंग आ गई है। फंडिंग आ गई है उनके कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि उनका आइडिया बहुत अच्छा है। तो अब क्या है कि हर एक को ना एक फादरली फिगर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो हमारा रोल वहीं पे आता है कि हम उनके एक तरीके से फादरली फिगर होके कि बेटा इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कैसे इसको यूज़ करना है, हम एक स्ट्रैटेजी बना के उनके साथ डिज़ाइन करते हैं और कई बार उसको एग्जीक्यूट कराने में भी उनकी पूरी हेल्प करते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना, एग्जीक्यूट कराना और एग्जीक्यूट कराने के बाद उनका जितना भी फंड्स फ्लो सिस्टम है उसको बनाना। अगर स्टार्टअप्स अपने पैसे को सही से यूज़ नहीं करेंगे तो वो अपनी जो आरओआई है वो अपने इन्वेस्टर्स को कैसे दिखा पाएंगे। लेकिन इसमें देखो, अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो कहीं ना कहीं मार्केट ड्राइवन होती हैं। जी तो मतलब एक वो रिस्क भी तो उनके साथ अटैच हो जाता है ना। एक इन्वेस्टर तो ये कहेगा कि जी मैंने पैसे तो आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दिए थे, मैंने आपको अपने आगे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दिए जी। करेक्ट। तो क्या होता है ये इसका ना इन्वेस्टमेंट क्लॉज उनके टर्म शीट के अंदर लिखा होता है कि उसको आप कैसे डिप्लॉय करोगे। तो अब क्या है आरओआई निकालने के लिए अगर आप उसको वहाँ पे रखोगे अपने करंट अकाउंट में या ओडी अकाउंट में या जो भी आपका अकाउंट वहाँ पे है, तो बैंक में वो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो बड़ी बनी इसीलिए रही हैं कि उनका जो फाइनेंस जो मैनेज हो रहा है वो उसी तरीके से कैश फ्लो फंड फ्लो के हिसाब से ही मैनेज हो रहा है। जिस डेट को आपको जितने पैसे चाहिए उतने अगर आपको मिल जाते हैं और आपका पैसा प्रॉपरली पार्क्ड है कहीं पे, अब आप कह रहे हो मार्केट रिस्क है, तो मार्केट रिस्क भी हम उसको मिटिगेट करके चलते हैं। उसको कैसे मिटिगेट करते हैं, अब एक पैसा है वो आपको 5 साल में चाहिए, एक पैसा है वो आपको हर महीने चाहिए, एक पैसा है आपको वो 3 महीने में चाहिए, तो वो लिक्विड फंड, बैलेंस फंड या
आप समझिए कि भी लॉन्ग टर्म इक्विटी ऑप्शंस जो हैं वो हम लेके चलते हैं, जिससे कि आपके विड्रॉल्स की प्रॉब्लम को नहीं हो जाए। तो ये आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझ के वो एक प्लान बनाया जाता है। तो स्टार्टअप के पास ऐसी कोई पॉलिसी भी होती है कि वो अपने फंड को, जो इन्वेस्टमेंट को, उसको सिक्योर भी कर सके? नहीं सर, मार्केट रिस्क के तो कोई भी पॉलिसी सिक्योर नहीं करती, बट हाँ वो चोरी और फिडेलिटी इंश्योरेंसेस अलग होती है कि अगर कोई गबन हो गया तो वो एम्प्लॉय फिडेलिटी पॉलिसी अलग आती है, तो वो ले सकते हैं। तो कि भी या आप डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी पॉलिसी होती है, जिसमें कि अगर किसी डायरेक्टर की गलत सिग्नेचर्स या गलत डिसीजन की वजह से कंपनी को लॉस हो जाए ओके, तो उसमें कंपनी को क्लेम मिलेगा? उसमें कंपनी को क्लेम मिल सकता है। जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग ज़्यादा खर्चे करने शुरू कर देते हैं। मतलब जब जेब में पैसा होता है ना, ये नॉर्मल टेंडेंसी है। अब फंडिंग कहीं से मिल गई, खर्चे बढ़ गए, तो ऑब्वियस है कि अगर एक बार आपने वो पड़ाव पार कर लिया, कहीं से आपके पास फंडिंग आ गई, तो आप उस फंडिंग को, वैसे तो लेने से पहले ही आपने प्लान किया था कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें डिप्लॉय होंगी, लेकिन एक बार एक्चुअली आ जाने के बाद एक बार फिर से मतलब उसको वास्तव में बैठ के एक बार देख लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ों की आवश्यकता कब होंगी, कैसे होंगी। पहले ही बात की अपनी शुरुआत ही वहीं से करी थी कि आपको एक फादरली फिगर की जरूरत होती है। हाँ। पिताजी जिस तरीके से डंडा रखते हैं ना कि हाँ जी नहीं बेटा खर्चा कम करो, इसको ऐसे अपने पैसे को संभाल के रखो, तो वो काम बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप में। नहीं तो नए बच्चे जितने भी हैं वो पार्टीज करके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टर का पैसा जो है वो खत्म सर मैंने ऐसे स्टार्टअप बंद होते हुए देखे हैं जिनमें फंडिंग हो चुकी है। स्टार्टअप ये भी तो कर सकता है ना कि उस पैसे को अपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, या कोई उस तरह का कोई डिपॉजिट करा दिया जिसमें कोई रिस्क फैक्टर बेसिकली उसके पास है नहीं। करा सकता है। तो हम भी उसी का कॉम्बिनेशन ही देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सारा पैसा मार्केट में डालो, हम उसको लिक्विड फंड, एफडीज, बैलेंस फंड, इन सब चीज़ों में डिवाइड करके ही पैसा लगाते हैं, ताकि क्या है कि आपको कभी भी आपके फंड्स फ्लो में प्रॉब्लम ना आए। इसको हम मनी मैनेजर भी बोलते हैं। तो मनी मैनेजर का स्कीम जो होती है वो इसी तरीके से चलती है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं को पता है। एक पॉलिसी होती है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कोई भी बिजनेस करने वाला है या कोई भी स्टार्टअप है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो एक कंपनी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, उसके लिए वो कंपनी पॉलिसी लेती है। अच्छा। उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके साथ डेथ हो जाती है, तो कंपनी को ही उसका जो भी क्लेम है वो मिलता है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी जो पैसा प्रीमियम के तौर पे कंपनी देती है वो कंपनी के खर्चों में डल जाता है, और जो कंपनी को कॉम्पनसेशन मिलता है डेथ केस में वो कंपनी के प्रॉफिट में उस साल में ऐड हो जाता है। इस पॉलिसी को जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो टैक्स एफिशिएंसी के लिए भी यूज करते हैं। की मैन किसको बोलेंगे? जैसे मैं, मान लो मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, डायरेक्टर हूँ, ये मैं तो चलो की मैन हो गया, ओके, लेकिन क्या मैं अपने आगे आने वाले जो मैनेजर हैं, जो आरओसी में रजिस्टर्ड कहीं नहीं है एज ए डायरेक्टर, उनके लिए भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते जी हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप। जो भी व्यक्ति एक कंपनी के अंदर कुछ भी इनपुट दे रहा है, एक पैसिव शेयर होल्डर है, वो एक की मैन नहीं हुआ। अच्छा। चाहे वो मतलब आपका व्यक्ति जो है वो फैक्ट्री में इम्पोर्टेंट पर्सन हो, डिजाइनर हो, अच्छा। कोई ऐसा हो जो कि जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता हो, तो वो आपका कीमैन गिना जाएगा। हाँ, तो शेयर होल्डर उसमें नहीं आया, मतलब पैसिव शेयर होल्डर्स उसमें नहीं है। हाँ, हाँ, अगर आप डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं और आप एक्टिवली कंपनी के वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे वर्किंग में हो, कहीं पे भी हो, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर मल्टीपल मिलता है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर समझ लीजिए। आपको एक टैक्स प्लानिंग का भी मौका देती है एज ए बिजनेस। कोई भी एक स्टार्टअप होता है ना, वो फाउंडर्स का तो रोल रहता है चलो, लेकिन फाउंडर्स के साथ साथ उनकी जो टीम होती है, उनकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ रहती है, उसका बहुत मेजर रोल होता है उसको स्टैंड करने में और उसको आगे बढ़ाने में। तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि जो स्टार्टअप को ध्यान रखनी चाहिए, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, या फिर उनको एक सोशल सिक्योरिटी के लिए हो, कि ताकि एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर समझे उसको। ग्रुप इंश्योरेंस बेसिकली। आज की डेट में जो वर्कफोर्स है वो जेन जी, जेन अल्फा, यही वर्कफोर्स है। तो जो जेन जी है उसके साथ ये हमने लास्ट में देखा है कि वो जॉब हॉपिंग बहुत करते हैं, एक से छोड़ी दूसरे में, दूसरे से छोड़ी तीसरे में, तीसरे से छोड़ी चौथे में। मतलब वो 6 महीने साल से ऊपर किसी जॉब में टिकते नहीं है।
ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, ये एडेड पर्क में आ जाती है कि आप उनको उनका मेडिकल इंश्योरेंस दे सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के अंदर, आप उनको उनकी फैमिली का दे सकते हैं, कुछ केसेस में मैटरनिटी का भी दे सकते हैं, कुछ केसेस में अगर आप चाहते हैं तो पेरेंट्स का दे सकते हैं, कुछ केसेस में जाते हैं तो पेरेंट्स इन लॉ का भी दे सकते हैं। तो वो एक्सटेंडेड है। अब ये क्या है कि आपके ऊपर जितना आप पैसा खर्च कर सकते हो, आपके पास उतनी प्रोविज़न है। एक बार किसी के पेरेंट्स का इंश्योरेंस वहाँ से हो गया और उनको कोई मेडिकल इशू है, सारी ज़िंदगी आपके कंपनी छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे उसको दूसरी कंपनी से डबल की भी ऑफर आ जाए, क्योंकि वो 5 लाख 7 लाख रुपए का जो कवर अगर आप उनको देते हो फैमिली को, वो उनको उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होकर नहीं मिल पाता और क्लेम्स उनके बहुत रेगुलर हो जाते हैं। तो ये जो एक फैक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये एट्रिशन जो रोकने के लिए या कंपनी में जॉब हॉपिंग रोकने के लिए। एम्प्लॉय रिटेंशन में इट इज़ अ मास्टर टूल। तो ग्रुप जो इंश्योरेंस होता है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय जाएगा और आएगा उस ग्रुप में से, तो वो सारी इंटीमेशन हर बार देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को, है ना? करेक्ट। वो आप एक ईमेल के तौर पे आप दे सकते हैं, तो उसी के हिसाब से अगर कोई एडिशन है तो वो रेट रिवाइज होकर आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लेंगे। गगन जी, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना मेरे दिमाग में इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही थी कि मतलब स्टार्टअप अलग चीज़ है, इंश्योरेंस अलग चीज़ है, स्टार्टअप का इंश्योरेंस से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके के इंसाइट बताए हैं, वो तो वास्तव में मुझे लग रहा है कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है या थोड़ा आगे बढ़ चुका है, एक लेवल पर भी आ चुका है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, इंश्योरेंस हमेशा आपका साथी बना रहेगा। और आप लोगों को चाहिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या इंश्योरेंस एजेंट के टच में रहें, खासकर गगन जी जैसे जो इंश्योरेंस में पूरी तरह से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, ये लाइन के उस पार भी देखते हैं और लाइन के इस पार भी देखते हैं। तो मैं गगन जी का जो नंबर है और मेल आईडी है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप जब चाहें तब गगन जी से फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल पर डिस्कस कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट इनसे एनालिसिस करवा सकते हैं। जी, तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहला जो आता है वो आता है इंश्योरेंस प्रोफाइलिंग। तो जब हम आपकी एक ब्रीफ प्रोफाइल देखते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो हम आपको उसके हिसाब से एक इंश्योरेंस प्रोफाइल बना के दे सकते हैं कि हाँ जी, आपकी प्रोफाइलिंग में ये इंश्योरेंस का आ सकता है, ये इंश्योरेंस इस चीज़ को कवर करेगी। उसके बाद सलाह देना हमारा काम है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, कौन कौन सी इंश्योरेंस आप प्राइमरीली लेना चाहते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली कैसे आप उसको कवर अप करना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन कंपनियां बहुत आ गई है इंश्योरेंस में, लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस करा लेते हैं। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनको अपने एजेंट के थ्रू करानी चाहिए या ऑनलाइन करा लेनी चाहिए, और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है दोनों की? ऑनलाइन इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अच्छे कंपैरिजन वगैरह आपको मिल जाते हैं। रीज़न सिर्फ एक होता है कि हमारी जो धारणा है, जो हम सोचते हैं, वो हमारा सोचना ये है कि हमने जो इंश्योरेंस पे कमीशन लिया है वो हमें इस वजह से नहीं मिला कि हमने पॉलिसी बेची है। पॉलिसी बेचना, प्रोडक्ट बेच के मेरे को कमीशन मिला, वो हमारा सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि जिस टाइम पे कस्टमर का कोई पेपर वर्क आता है, कोई क्लेम आता है, कहीं पे भी उसको हमारी ज़रूरत लगती है, तब उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और उस बात का कमीशन हमें मिलता है। जब हम इस सोच से पॉलिसी बेचते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमारा जो सर्विसिंग पार्ट है वो इम्प्रूव होता है और उसी माइंडसेट के साथ जब हम चलते हैं तो हमारा काम करना या लोगों को भी हमारा काम पसंद आता है। इसमें मेरा मानना कुछ इस तरीके से है, जब आप कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं ना, तो आप किसी एडवाइज़र से एडवाइस लेके जाएं। गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, ये इतने सेटल्ड मतलब प्रोडक्ट हो चुके हैं जिसमें मतलब आप चाहें तो जैसे मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गगन जी की बात सही है, अगर आप अपने सर्किल में फिजिकली किसी को अप्रोच करके चीज़ें कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज कल को क्लेम वगैरह कभी भी आएगा तो वो बंदा आपके साथ खड़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा इजी होगा कि किसी को आपको मेल नहीं करनी, किसी को चेस नहीं करना, आपने उसको बोल दिया, वो अपने आप देख लेगा। करेक्ट। इस पे एक ही चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऑनलाइन लेने में सेटल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ है, बट क्या होता है कि एट टाइम्स जब क्लेम आ रहा होता है तो जो एजेंट है वो उससे अगर आप बात करते हैं तो वो आपको आपकी स्टोरी कंप्लीट करने में हेल्प करता है।
कहीं पे भी आपकी कोई भी एम्बिग्युइटी रह गई, तो जैसे आपका सबसे पहले बीच में था कि जी कंपनी तो क्लेम रिजेक्ट करने के लिए बैठी है, तो आप ये मान के चलेंगे कि कंपनी रिजेक्ट करने के लिए बैठी है और वो एम्बिग्युइटी ना कंपनी को वो एक रीजन दे देती है आपका क्लेम रिजेक्ट करने का। तो वो एम्बिग्युइटी आपकी स्टोरी में ना आए, इसलिए वो आपका एजेंट जो है वो आपके लिए हैंडी रहता है। हाँ, एजेंट तो चाहेगा ना कि मेरे क्लाइंट को क्लेम मिले, कंपनी ना भी चाहे। स्टार्टअप्स के फाउंडर्स होते हैं जो अपनी हेल्थ वेल्थ सब कुछ कहीं ना कहीं अब एक स्टार्टअप को एक स्टेज पे लेके जाने के लिए, उसको सक्सेस के लिए झोंक देते हैं। तो उनके लिए क्या प्रोडक्ट है जो उनको लेना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए, ताकि वो अपने आप को एक सोशल मतलब फाइनेंशियली सिक्योर समझे अपने आप? उसको अपना पर्सनल फाइनेंस स्पेस, जिसको हम कहते हैं 3 फुट वर्ल्ड, उसको कवर करने के लिए उसको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। उसको सबसे पहली चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरी चाहिए टर्म इंश्योरेंस, तीसरी चाहिए SIP। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। हिप टिप सिप, ये फॉर्मूला बांध लें, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या इंडिविजुअल है उनको इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ना बैंक की FD चाहिए, ना उनको कोई और चीज़ें चाहिए। अच्छा गगन जी, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस लेने वाला है या मूड भी बनाता है या समझता भी है, वो कहाँ रुक जाता है और उसका नुकसान क्या उठाना पड़ता है उसको बेसिकली? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि रीज़न क्या है, इंडिया में अभी तक ना इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस उतनी जागृत नहीं है। तो क्या होता है, सबसे पहला तो आई नो एवरीथिंग वाले बहुत से हैं कि मुझे सब पता है और मुझे कुछ नहीं होगा, वो वाले लोग बहुत हैं। तो वो कहते हैं जी हमें इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। दूसरा आता है कि इंश्योरेंस की जरूरत अभी नहीं है, मुझे थोड़े टाइम बाद होगी। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत तब नहीं होती जब फैमिली मेम्बर को कुछ हो और हमारे को पैसे अरेंज करने हो। जो एक्टिव, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो अर्निंग मेंबर है, वो तो किसी से मांग के कि टेम्परेरी कहीं से लेके कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब बना लेते हैं जी। प्रॉब्लम ज़्यादा तब होती है जब अर्निंग मेंबर को ही कुछ हो जाए और फैमिली बाद में धक्के खा रही हो। ऐसी सिचुएशन हो तो आप अपनी फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो आपके बेड के साथ में आपकी तीमारदारी के लिए बैठे या वो पैसे इकट्ठे करने बाहर घूमे? सही बात है, बिल्कुल। और जिस टाइम पे ऐसा कभी होता है ना, सारे रिश्तेदार जो है वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, ये तो बात है। नहीं तो मेन बात यही है, इंश्योरेंस के लिए किसी को समझाने जाओ ना, तो वो जो गगन जी बोल रहे हैं सेम वही वाली बात होती है कि अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, हमें इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा होगा तो, वो एक टालने वाली बात होती है। बाद में फिर ये लोग परेशान होते हैं। बट यही तो इंश्योरेंस की खूबसूरती है कि मतलब बहुत सारे लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम लेके किसी एक की सहायता कर देना ही इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट है। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट कोई भी लेना है या कुछ भी है, वो जितना अपनी लाइफ के जल्दी अर्ली स्टेज पे लेंगे ना, उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही आपको कम प्रीमियम होगा और जी। मतलब ज़्यादातर सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। तो डिले करना अपने आप में, चाहे वो आप हेल्थ इंश्योरेंस को डिले करो, टर्म इंश्योरेंस को डिले करो, सिप को डिले करो, तीनों चीज़ों की इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सिप जो है वो अपनी 25 साल से छोड़ के और 35 साल में करते हैं, तो जो टारगेट आपका 20 साल में कवर होना था उसमें, उसी को 40 साल लग जाते हैं। कंपाउंड फैक्टर जो मेन काम करता है उसमें। करेक्ट। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे, अगर आपको इंश्योरेंस की महत्ता समझ में आ गई है, तो मेरा भी सजेशन आपको यही है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत को नकार तो आप सकते ही नहीं, टाल जरूर सकते हो, लेकिन टालना मतलब आपको अपना ही लॉस करना होगा। जैसे आपने सिप के लिए बताया, तो कई लोगों को तो ये रहता है ना कि भाई मेरे पास जब पैसे आए मैंने इकट्ठे डाल दिए, मेरा कैश फ्लो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो वो सिप की जगह लमसम डाल रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और उसको कैसे उसको मैनेज करें? सिप की एक ही एडवांटेज है कि उसमें एक डिसिप्लिन है। लमसम के अंदर क्या होता है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता। अब जैसे एक EMI है, आपका चाहे जितना मर्जी इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड हो, आपकी वो EMI कभी फेल नहीं होती यूजुअली। तो जब तक वो बंदिश होगी नहीं ना, तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं। और जब हमारा क्या तरीका रहता है, हम लोगों को ना रिवर्स टारगेट दे देते हैं। रिवर्स टारगेट कैसे दे देते हैं कि भाई आपको आज से इतने साल बाद 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो आपको अभी से 10,000 की SIP करनी है, 20,000 की SIP करनी है, 25,000 की SIP करनी है, जो भी हमें रिवर्स टारगेट देते हैं। अब वो देखते हैं कि भाई मैं अभी तो सिर्फ 25,000 की SIP करनी है, मैं अभी 15,000 की कर रहा हूँ, मुझे 10,000 बढ़ानी है।
नहीं तो मेरा ये वाला टारगेट मिस हो जाएगा। तो फिर क्या है, वो उस पर वर्किंग करते हैं। तो इससे क्या है, उनका कैश मैनेजमेंट भी ठीक रहता है। जब तक उनके वॉलेट में पैसे रहते हैं या क्रेडिट कार्ड रहता है ना, तो वो पैसे खर्च होते रहते हैं। जब उनको हम इस बंदिश में डाल देते हैं कि अभी आपको सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी आपका फ्यूचर जो है वो अनसिक्योर्ड है, उसको भी सिक्योर करना है, तो वो फिर उनको वो खर्चे से भी थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। डिसिप्लिन तो आ ही जाता है ना एसआईपी से, मतलब, और डिसिप्लिन बड़ी बात है। बहुत डिसिप्लिन ही है जी जो इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करने में या इनको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। मतलब वैसे तो हमारी जो नई जनरेशन है कल के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं, जी लेकिन कल आना तो है ही है ना एक दिन। बिल्कुल आना है सर। मेरी बात की शुरुआत भी वहीं से हुई थी और हर बात में आपके वहीं पे आ रहा है कि वो एक फादरली फिगर जो आपको ये बताए कि बेटा ये इस टाइम पे पैसे यहाँ पे यूटिलाइज करने बेटर है, वही आज की डेट में हमारा काम है। और जेब में पैसे जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा खर्च भी होंगे, तो मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते चलिए ताकि जेब में ज़्यादा पैसे फालतू खर्च करने के लिए बचे ही ना। जैसे आप किसी स्टार्टअप से जुड़ गए तो वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप उस स्टार्टअप को तो गाइड करें ही करें, साथ में जो उनका जो स्टाफ है उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें गाइड करें ताकि वो अपने आप को खुद एक अपने फाइनेंस के लिए मोटिवेटेड समझे और एक वो कहीं ना कहीं उसको आपकी गाइडेंस को यूज कर पाए अपने पर्सनल फाइनेंस में, और वो कंपनी में उनको ये लगे कि भी यहाँ का कल्चर भी अच्छा है और हमें इतनी गाइडेंस मिल रही है जिसके लिए हमें कहीं अलग से कोई चीज़ अप्रोच नहीं करना पड़ रहा। उसके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है और बहुत मीम्स आपने देखे होंगे कि एचआर कोई काम नहीं करता। एचआर ये बहुत काम करता है। एचआर हमारे साथ रेगुलर टच में रहता है, क्योंकि जिस टाइम पे टैक्स प्लानिंग के सेशंस देने होते हैं या टैक्स प्लानिंग का टाइम आता है या अदरवाइज भी जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं या कुछ है, ये हमारे से सेशंस रखवाते हैं ताकि लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चल पाए। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चल पाए, टैक्स प्लानिंग के बारे में पता चल पाए, टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो टैक्स रिबेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पता चल पाए, या कई बार होता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में रखते हैं कि भी उनको इंडिविजुअल कंपनी से तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, बट वो तब तक ही है जब तक वो उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल, तो उसके बाद या उसके साइड बाय साइड एक्स्ट्रा कवरेज के लिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस कैसे मिल सकती है, सुपर टॉपअप प्लान कैसे मिल सकता है। अब जैसे हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे थे, तो मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है, कुछ कंपनीज ने ऐसा सुपर टॉपअप प्लान निकाल दिया है कि आप वो ले लीजिए, जब भी कभी आप बेस पॉलिसी लेना चाहोगे तो आप विदाउट एनी वेटिंग पीरियड वो बेस पॉलिसी आप ले सकते हो। तो इतने कमाल के वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये के अंदर आपको वो इंश्योरेंस मिल जाता है, 10-20 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान। और जब भी कभी, आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद, जब भी कभी आप बेस प्लान लेना चाहो तो विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, चाहे आपको कोई बीमारी लग भी गई है तब भी आप वो बेस प्लान उस कंपनी से ले सकते हो। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे को कंपनी वालों को अवेयर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कंपनी में विजिट करके हम दोनों तरीके से ये इवेंट्स करते हैं। लेकिन टॉपअप प्लान का तो यही कहा जाता है ना कि बेस पॉलिसी के बाद टॉपअप प्लान आएगा। करेक्ट, आपने तो ये कहा कि भाई टॉपअप प्लान ले लो, बेस पॉलिसी मत लो। करेक्ट। तो बेस पॉलिसी आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस से हो गई। ओके ओके। अभी फिलहाल जब तक आप कंपनी से काम कर रहे हो तब तक आप टॉपअप प्लान ले लो बाहर से। ठीक। जब आप कंपनी की हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए, कंपनी के पैसे खत्म हो जाए, वो आगे आपको पॉलिसी ना दे पाए, या आप कंपनी चेंज कर लो, ठीक। तो उस टाइम पे आपको कोई बीमारी लग गई तो बेस पॉलिसी कहाँ से लोगे? तो वो सुपर टॉपअप प्लान्स कुछ ऐसे हैं, उसके अंदर ये प्रोविजन दे दिया गया है कि आप कभी भी वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गगन सेठ जी, जिन्होंने इंश्योरेंस के लिए बहुत कुछ नया बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने स्टार्टअप से लिंक किया, कैसे आप अपने स्टार्टअप की पॉलिसियाँ कराएं, किन चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।